हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट दी पार्शियल कोरिलेशन। यस, आपने कोरिलेशन तो पढ़ा ही है। क्या है कोरिलेशन, पता ही होगा आपको। फिर भी थोड़ा सा एक दो लाइन समझा देता हूं कि व्हाट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। को रिलेशन मतलब को का मतलब हो गया दो वेरिएबल्स और उनके बीच में रिलेशन, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। तो अब क्या है कि जब आपका एक वेरिएबल में चेंज होता है और उसके वजह से साइमल्टेनियसली अदर वेरिएबल इज आल्सो चेंजेस, तब उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। बट कभी कभी कोरिलेशन तीन के बीच में भी होता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री वेरिएबल्स। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट, वेट, एज के ऊपर चलता है। दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज पार्शियल कोरिलेशन क्या है। सो पार्शियल कोरिलेशन, तो पार्शियल कोरिलेशन इज द डिवाइस टू स्टडी द रिलेशनशिप between dependent variables and one of the independent variable by excluding the effect of other variable. Yes, जब हम पार्शियल कोरिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तब हम बात करते हैं जनरली मोर देन टू वेरिएबल्स की। तो जहां पे आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और साइमल्टेनियसली आपके पास तीसरा वेरिएबल भी है। दैट मीन्स अगर इस चीज को मैं समझाने के लिए ये बोलूं कि ए एंड बी ये दो वेरिएबल्स हैं और इनके बीच में को रिलेशन एग्जिस्ट होता है। बट कभी कभी ये दो वेरिएबल्स किसी तीसरे के वजह से भी होता है, दैट इज सी के वजह से हो गया। तो यहाँ पे जो ए है, मैं ये बोल लेता हूं ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बी जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब सी को हम यहाँ पे जब पार्शियल काउंट करेंगे तब इसे हमने ले लिया कांस्टेंट। तो वही चीज बोला, पार्शियल कोरिलेशन इज अ डिवाइस टू स्टडी द रिलेशनशिप। आप स्टडी कर रहे हो रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, और आपको एक्सक्लूड करना है इफेक्ट ऑफ अदर। अदर यानी कौन है यहाँ पे, सी। दैट मीन्स कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। आई होप ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, को रिलेशन है बिटवीन हाइट, वेट इज ड्यू टू एज के वजह से होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी हाइट भी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। एम आई राइट, है ना। तो इन सच सिचुएशन वन मे बी इंटरेस्टेड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल। यस, अभी मैंने यहाँ पे फोर भी लिखा है, मोर भी लिखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है तीन चार वेरिएबल्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो अभी हम जो पार्शियल पढ़ने वाले हैं उस पार्शियल में हमारे केस में राइट नाउ थ्री वेरिएबल से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे सपोज मैंने बोला कि मैं हाइट और एज को स्टडी करना चाहता हूँ, सो दैट मीन्स मुझे वेट को साइड में रखना पड़ेगा। या मैं ये बोलता हूँ मैं वेट और एज को स्टडी करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे हाइट को साइड में रखना पड़ेगा। जो साइड में रखा, साइड को मतलब होता है कांस्टेंट, तब उसे हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। चलिए इन शॉर्ट हम समझते हैं क्या। इट इज स्टडी ऑफ मोर देन टू वेरिएबल, जैसे भी मैंने आपको डिस्कस किया, इट कैन बी थ्री फोर फाइव, बट अभी हमारे सिलेबस में फिलहाल क्या है, थ्री। यहाँ पे वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड अदर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। We study the partial impact of one independent variable on one dependent variable, keeping the other independent variable constant रखते हैं उसको। पार्शियल कोरिलेशन में आपका कोई भी जो आंसर आएगा वो -1 एंड +1 के बीच में होगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। तो डिपेंडिंग किस पे कर रहा है, हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने कितने कांस्टेंट रखे। पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफाइन करेगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड वो सो ऑन कोरिलेशन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा।
अब ये सब क्या है समझते हैं, सब्र करो जरा, मैं कुछ लिख के समझाता हूं आपको। ओके, सो यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेट कोरिलेशन कहते हैं। यस, पार्शियल कोरिलेशन का दूसरा नाम नेट कोरिलेशन है। अभी जैसे हमने पढ़ा था ऊपर जीरो ऑर्डर है ना यहाँ पे, तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज जीरो ऑर्डर कोएफिशिएंट। सिंपल कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यस, अभी अगर इसको हम समझना चाहे तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आपके पास 1 2 एंड 3 वेरिएबल्स हैं, बराबर है। और अब इन वेरिएबल्स में 1 2 3 में आपको सिंपल कोरिलेशन निकालना हो, बराबर ना, सिंपल कोरिलेशन जिसे कहते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो भाई, R12 का फाइंड करना है, या R23 का फाइंड करना है, या R13 का आपको कोरिलेशन फाइंड करना है। इसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर कोएफिशिएंट। जैसे कहते हैं ना आर एक्स वाई, तो दिस इज योर व्हाट एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड। तो आप आर एक्स वाई का फाइंड कर सकते हो, आर वाई जेड का फाइंड कर सकते हैं, आर जेड एक्स, तो उसको आप कहते हैं जीरो ऑर्डर कोएफिशिएंट। पर मैं एक चीज बता देता हूँ, एक्स वाई जेड तो हम लोग हमारे को रिलेशन में वर्ड यूज करते हैं, पर जब हम पार्शियल में बात करेंगे तो पार्शियल में आपको 1 2 3 ही चाहिए। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे, 1 2 2 3 1 3 पे, right? Now we move towards the first order coefficient. अब first order क्या बोलता है, a partial correlation between two variables keeping the third variable constant। आपका यहाँ पे थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट होगा। इसको हम लिखते कैसे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R12.3, मतलब पॉइंट के बाद एक 1 नंबर आया, एक डेसिमल आया, तो उसको हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट। या अगर आपको फाइंड करना है R23.1 रखना है, आप वो रख सकते हैं। आप बोलेंगे R13.2 तो भी चलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अबाउट द सेकेंड ऑर्डर कोएफिशिएंट। A partial coefficient between two variables keeping two other variables constant। अब यहां पे मेरे पास जो वेरिएबल्स होंगे ना वो कौन से होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि दो वेरिएबल्स कीपिंग टू अदर वेरिएबल्स, इसीलिए। तो मतलब यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, R12.34, या आप R24.31 ऐसा भी बोल सकते हैं, बराबर। तब उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर कोएफिशिएंट, राइट। पर अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन थ्री वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। चलिए, तो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन थ्री वेरिएबल्स, राइट। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले आप देखो R12.3 की हम फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे R12 लिख दिया, इसमें से आप माइनस करोगे R13 R23, और R13 मल्टीप्लाई R23 हुआ। R इज अ सिंबल ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो सबसे पहले आपने देखो 12.3 है, तो इसको हम समझ लेते हैं हमने कैसे लिखा। पहले हमने लिखा 12, फिर 13, और बाद में लिखा 23। आई होप समझ में आ गया लिखने का तरीका। डिवाइडेड बाय, फिर आप रूट ले लेंगे 1 - R13 का होल स्क्वायर कर देंगे, √1 - R23 का होल स्क्वायर। यस, होल स्क्वायर करके फिर आपको माइनस करना है। चलिए, आपको समझ में आया ना। अब एक और चीज बता दूं, तो जो ऊपर आपने यहाँ 13 लिखा था वही नीचे आया, जो 23 था वही यहाँ पे आया।
ये किसका फॉर्मूला था? R12.3 का। अब उसी तरीके से आप किसका लिख सकते हो? 13.2 का भी लिख सकते हो, है ना? चलो ट्राई करेंगे ऊपर वाले को ध्यान में रखते हुए। पहले देख लो, मैं ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। 12.3 था तो आपने क्या लिखा था? 121323। एम आई राइट? अब इसमें भी वही करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? R13 माइनस 13 हो गया ना। अब क्या आना चाहिए? R, बोलो बोलो बोलो, एकदम सही बोल रहे हो, 2। परफेक्ट। अब उसके बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई R। देखो 13 हो गया, 12 हो गया, अब क्या बचा? परफेक्ट। अब 23। अब रिमेंबर वन थिंग, कि आप R23 बोलो या R32 बोलो, ये एक ही बात बोली जाएगी। R12 या R21 is one of the same thing. Okay, got the point clear? तो R, अब रूट आ जाएगा 1 माइनस R12 का होल स्क्वायर, 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर, तो इसको माइनस कर दिया। ओके, तो ये किसका हो गया? R12.3 13.2 का हो गया। अब उसी तरीके से हम अब किसके बारे में जाएंगे? R23.1 का। अब इसका भी सेम प्रोसेस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? R23 माइनस R21 बोलो या 12 बोलो, बात एक ही है। R31 बोलो या 13 बोलो, बात एक ही है। डिवाइडेड बाई √1 - R12 का होल स्क्वायर, 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर। सॉरी, 23 नहीं आएगा, वो तो मैं आपको ऊपर वाला बता रहा था, इसीलिए देख देख के बोला। इसकी जगह पे क्या आएगा? आपने एकदम सही पकड़ा था, इट विल बी 13। ये चेकिंग था। चलो, डन एवरीवन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? ओके, तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं किसकी? पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन 3 वेरिएबल्स। डन। चल, अब हम चलते हैं, इनके कुछ सम्स करते हैं, ताकि हमें एक आइडिया है कि एग्जाम में ये लोग किस तरीके से पूछेंगे, सम्स कैसे करना है। बराबर है? ओके, तो चलते हैं सम की तरफ। तो क्वेश्चन 1 आपके सामने आता है अभी। तो सम नंबर 1 है, फॉलोइंग जीरो ऑर्डर को रिलेशन कोएफिशिएंट्स आर गिवन। R12 is equal to 0.98, R13 is equal to 0.44, R23 is equal to 0.54। कैलकुलेट करना है पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल्स, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ द सेकेंड वेरिएबल कांस्टेंट। राइट? तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर में आपको बोला गया कि आपको क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट करना है पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन किसके बीच में? फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसलिए मैं यहाँ पे R1 and 3 लिखूंगा, फर्स्ट एंड थर्ड, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ सेकेंड वेरिएबल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसको रखना है? 0.2 को। तब इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में के हिसाब से क्या आएगा? R13 माइनस R12 R23 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 1 माइनस R12 का स्क्वायर, √1 माइनस R23 का स्क्वायर। राइट? तो ये करेंगे, और अब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, चलिए, तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो R13 की वैल्यू है 0.44 माइनस R12 की वैल्यू है 0.98, राइट? एंड R23 की वैल्यू है 0.54, √1 अब 1 2 की वैल्यू क्या थी आपकी? 0.98 का होल स्क्वायर, √1 R23 की वैल्यू थी 0.54 का स्क्वायर, 0.44 माइनस, चलो कैलकुलेटर ले लेते हैं। 0.98 मल्टीप्लाई 0.54 इज 0.54
5292। अब रूट में 1 माइनस 0.98 का स्क्वायर 0.9604, 1 माइनस 0.54 का स्क्वायर 0.2916, तो 0.44 में से आपने माइनस कर दिया 0.5292, तो यू विल गेट द आंसर इन माइनस 0.0892 डिवाइड, और रूट में वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो 1 माइनस 0.9604 करेंगे तो 0.0396, 1 माइनस 0.2916, तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.7084, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब आप क्या करेंगे, माइनस 0.0892, अब 0.0396, ओके, मल्टीप्लाई 0.7084 आपने मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू दबाओगे तो आपका कैलकुलेटर जो है 0.02805264 बताएगा, उसका आपने स्क्वायर रूट किया, तो स्क्वायर रूट करोगे तो आपको मिलेगा 0.1675, और अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो 0.0892 डिवाइड 0.1675 किया तो आपको आंसर मिलेगा -0.5325। तो इसका मतलब है आंसर इज -0.53, आप बोल सकते हैं। तो ये है इस सम का पूरा कैलकुलेशन, ओके। तो इस तरीके से आपको ये सम करना होता है। चलो चलते हैं दूसरे सम की तरफ। यहां पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स आउट ऑफ 3 R12 का वैल्यू है 0.8, R13 का वैल्यू है 0.7, R23 का वैल्यू है 0.6। फाइंड द पार्शियल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका, R12.3, R13.2 एंड R23.1। देखो इसकी फॉर्मुलाज मैंने आपको दी है। अगर आप कोई चाहते हो कि आप ये खुद ट्राई करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करो और सम को सॉल्व करो, बराबर है, और फिर चेक करो कि आपका आंसर भी वही आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है, ओके। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योरसेल्फ, राइट। पर मैं तो करूंगा, ये आपको वीडियो स्टॉप करना है ना। चलिए तो चलते हैं आगे। हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आर, सबसे पहले हमको क्या बोला गया था फाइंड करने, 12.3, तो आर 12.3, तो मैं इसकी फॉर्मूलाज रख देता हूं। तो R12 माइनस R13 मल्टीप्लाई R23 डिवाइड रूट 1 माइनस R13 का होल स्क्वायर 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ सी, अब आप चाहो तो R23 आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, या अगर चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा, आप इस फॉर्मूला में R213 भी लिखोगे तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं है कहीं, ओके। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये रॉन्ग नहीं है, ओके। आपने अगर ऐसे भी लिख दिया तो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर ही तो कर रहे हो। चल, तो हम चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो R12 की वैल्यू क्या थी, 0.8 माइनस 0.7 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइड रूट 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर
√1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। तो 0.8 माइनस 0.7 इंटू 0.6 इज 0.42। 1 माइनस 0.49, 1 माइनस 0.36। अब आप क्या करेंगे, 0.8 को माइनस करेंगे 0.42 से, तो यू विल गेट 0.38। अब आप क्या करना है आपको पता है, तो 1 माइनस 0.49 करेंगे तो यू विल गेट 0.51 एंड √1 माइनस 0.36 तो यू विल गेट, यस परफेक्ट, सही जवाब 0.64। तो 0.38। अब आप क्या करेंगे, 0.51 को मल्टीप्लाई करो 0.64 के साथ तो आपको मिलेगा 0.3264 और उसका रूट दबाया तो यू विल गेट 0.5713। चलिए, तो 0.38 को डिवाइड किया 0.5713 के साथ तो यू विल गेट द आंसर 0.6651। तो आई विल से इट इज 0.67। तो 0.67 इज द आंसर। ये किसका आंसर है, R12.3 का। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, 13.2। R13.2। तो R13 माइनस R32 बोलो या 23 बोलो, बात एक ही है, ध्यान रखना। ओके, अगर आप लिख भी दोगे तो रॉन्ग नहीं है, राइट ही है। तो R13 हो गया था, हम अब क्या लिखेंगे, 12 एंड देन R23। 1 माइनस R12 स्क्वायर, 1 माइनस R23 स्क्वायर। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो R13 का वैल्यू था 0.7, R12 का वैल्यू था 0.8 एंड R23 का वैल्यू था 0.6। डिवाइड 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। ओके, तो चलिए 0.7 माइनस 0.8 इंटू 0.6 करेंगे तो 0.48 आया। डिवाइड 1 माइनस 0.64, 1 माइनस 0.36। तो 0.7 को माइनस करेंगे 0.48 के साथ तो यू विल गेट 0.22। तो दिस इज 0.36 एंड 0.64, तो 0.22। चले, तो 0.36 मल्टीप्लाई 0.64 तो यू विल गेट 0.2304 और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 0.48। तो 0.22 डिवाइडेड बाय 0.48 तो यू गेट द आंसर 0.4583। So that means I will say the final answer as 13.2 is 0.46। तो आई होप आपको इसका भी आंसर आ गया। तो हमने ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब आपको चलना है 23.1, R23.1 के पास। सो R23.1, चलो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। R23 माइनस R12 बोलो या 21 बोलो, याद आ गया, एंड R31 बोलो या 13। √1 माइनस R12 स्क्वायर, 1 माइनस R13 स्क्वायर। चलिए, अब R23 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो R23 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 0.6। R12 की वैल्यू थी 0.8
एंड R13 की वैल्यू थी 0.7। ओके, तो 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर रूट में 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर, तो 0.6 माइनस 0.56 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.64, 1 माइनस 0.49। तो व्हाट आई विल गेट 0.04, 0.6 को मैंने माइनस किया 0.56 के साथ, 1 माइनस 0.64, 1 माइनस 0.49, 0.04, 0.36, 0.51। चलिए कैलकुलेटर हाथ में, 0.36 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 0.1836। स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे तो यू विल गेट 0.4285। अब आप डिवाइड कर देंगे तो 0.04 डिवाइड बाय 0.4285, so you will get the answer 0.0933। तो इन शॉर्ट अब आप क्या बोल सकते हैं, R23.1 का आंसर है 0.09। चल, क्लियर टू एवरीवन? आई होप ये कंसेप्ट और आपका भी आंसर अब सेम आ रहा होगा अगर आपने वीडियो को प्ले किया होगा तो। आपने पहले ट्राई किया ना खुद ने? पक्का ना? हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट ना, चीटिंग नहीं करने का। चल चलते हैं अब आगे तीसरे सम के तरफ। So here comes the question number 3, that do you find the following data consistent? Yes, देखो अब मैंने जोर किस पे दिया है, कंसिस्टेंट पे जोर दिया है कि ये डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि क्या आपका जो इसका आंसर है वो -1 और 1 के बीच में आता है या नहीं आता है, वो आपको चेक करना है। और आपको इन्फॉर्मेशन दिया है R12 0.07, R13 इज इक्वल टू -0.6 एंड R23 इज इक्वल टू 0.9। नो, सॉरी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ क्वेश्चन आपका इतना ही है, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही। अब जब आपको कंसिस्टेंट चेक करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्शियल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R12.3 ऑलवेज। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। ओके, तो अब हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, R12.3 इज इक्वल टू R12 माइनस R13 R23 रूट 1 माइनस R13 का स्क्वायर, R रूट में 1 माइनस R23 का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 0.07 माइनस 0.6, R23 0.9 डिवाइड 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर। 0.07 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.6 इंटू 0.9 कर दिया, 0.54 आ गया। ओके, नो अब 1 माइनस 0.36, 1 माइनस 0.81। अब इसमें आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.61। 1 माइनस 0.36 को माइनस करोगे तो 0.64 एंड 0.19 आ जाएगा। अब 0.64 को मल्टीप्लाई किया 0.19 के साथ, इक्वल टू किया तो 0.1216 आएगा और उसका रूट किया तो 0.61 डिवाइडेड बाई 0.3487। हम डिवाइड करते हैं 0.61 डिवाइड बाई 0.3487, तो आई एम गेटिंग द आंसर 1.749। वाओ, 1 से एक्सीड हो गया, मैंने रॉन्ग नहीं की। क्वेश्चन ने बोला भी है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ R 12.3
is 1.749. The data are inconsistent as the value of any partial coefficient of correlation cannot exceed unity, that is 1 को। चल क्लियर हो गया, राइट। तो आई होप ये 3 एग्जाम्पल से आपका मस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। डन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे एग्जाम्पल पे, और ये थोड़ा लॉन्ग सम है, समझ ही गए होंगे, राइट। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको फॉर्म द फॉलोइंग डेटा दे दिया है, कैलकुलेट करने बोला है 1 2.3 को, और आपके पास x1 की वैल्यूज हैं 4021134 1, x2 वेरिएबल्स का है 202423330, x3 है 1422340, और हमें क्या फाइंड करना है R12.3, राइट। तो चल कंप्यूट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x1 की वैल्यूज, दैट इज 4021134 ओके। अब हमने इसका टोटल की, सो ये टोटल क्या मिला मुझे 16, 4 + 2 + 1 + 1 + 3 + 4 + 1, तो 6 7 8 9, 9 + 3 12 + 4 16। अब मैं इसका मीन निकालूंगा, तो जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो दैट विल बी x⁻1 = 16 डिवाइडेड बाई 8, तो आई विल गेट द आंसर 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x1 - x⁻1, और इसको मैंने दे दिया x1। मेरे x को लिखने का स्टाइल समझ लेना, तो 4 में से 2 गया, तो व्हाट आई विल गेट, 0 में से -2, 2 में से 2, 1 में से 2, 1 में से 2, 3 में से 2, 4 में से 2, 1 में से गए। अब इसका टोटल मतलब सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन हमेशा क्या आना चाहिए, 0। चेक करो 0 आ रहा है, 2 एंड -2 कैंसिल हो गया, -1 एंड -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया 0। अब आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ये x1 का स्क्वायर करेंगे, तो x1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 4 0 1 1 1 4 1। चलो 4 4 4 का ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 12 13 14 15 16, तो टोटल कितना आ गया 16। नाउ रिमेंबर वन थिंग, इसे आप क्या बोलते हैं, सिग्मा x1, और इसे आप बोलते हैं सिग्मा x1 का स्क्वायर। मेरे x को लिखने का तरीका चेक कर लेना, तो ये भी आपने सिर्फ x1 का निकाला। अब उसी तरीके से अब आपको किसका निकालना है, x2 का। चलो हमारी x2 की वैल्यूज क्या थी, 2 0 2, 4 2 3 3 0। चलो मेक द टोटल, तो 2 2 4 4 8 9 10 एंड 16, तो x/2 16/8 2, so this is x2 minus x bar
टू, ये है मेरा x2। सो टू में से टू गया, जीरो, -2, 0, 2, 0, +1, +1, 0। चलो चेक कर लेते हैं भाई, हमारे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल जाएगा, है ना। तो 16, तो 0 आया, -2 आया, 0 आया, +2 आया, 0 आया, 1 आया, 1 आया, और ये लास्ट में 0 -2 करेंगे तो दिस विल बी -2, और अब आपको ये 0 मिल गया। इसका आपने स्क्वायर करा, x2 का स्क्वायर, 0 4 0 4 0 1 1 4, तो 12 13 14, तो दिस इज सिग्मा x2 का स्क्वायर, दिस इज सिग्मा x2। अब आप किसका निकालेंगे, x3, तो दैट इज 1 4 2 2 3 0 4 0, 5 6 7 8 9 10 11 12 +4 16, तो सिग्मा x3, x3 भी 16/8 2, तो x3 -x3, तो 1 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 0 2 0। अगेन देखो, कहीं जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी तो आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन फिर से, तो दैट मीन्स यू विल गेट -1 +2 0 0 1, 0 में से 2 जाएगा तो इधर आपको 2 लिखना है, ओके, एंड देन इट गोज विद अगेन 2, फिर 2, 0 में से 2 जाएगा तो इधर आएगा -2। ओके, ये गलतियां हो जाती है कभी कभी, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि 0 में से कुछ भी करेंगे तो अपने को ध्यान रखना है, तो गलती अपनी ना हो एग्जाम में भी। ओके, चलो तो ये हो गया 0। अब इसका स्क्वायर, 1 4 0 0 1 4 4 4, सो टोटल इज 4 4 4 12 13 14 14 एंड 4 18, तो ये हो गया सिग्मा x³ का स्क्वायर। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हुआ ना क्लियर, है ना सब मस्त वाला। अब देखो क्या करना है, अब पिक्चर स्टार्ट हुई, अब आपको कॉलम बनाने होंगे, और उस कॉलम में आपको क्या करना पड़ेगा, x1 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, मेरे x के लिखने के तरीकों को समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर x1 एंड x3, x2 इंटू x3, तो जब आपने ये लिखा ना x1 x2, तो इसका मतलब ये नहीं क्या हुआ कि ये वाला x1 और ये वाला x2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, गॉट द पॉइंट क्लियर, और अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो 2 × 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 0, -2 × -2 4, 0 × 0, -1 × 2, -1 × 0, 1 × 1, 4 × 1, फिर 1 मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 4 नहीं है, इट्स रॉन्ग, it is 2 multiply 1 is 2, and -1 multiply -2 is 2, और उसका टोटल,
तो 4 5 9, 9 में से 2 गया 7। तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा x1 x2। अब x1 x3 को करें। अब x1 x3 को करना है तो हाथ भी रखना पड़ेगा आपको जब आप कैलकुलेट करें, तब ये ध्यान रखने के लिए। तो दैट मीन्स 2 and -1, so you will get -2. Okay, -2 and 2, so you will get -4। उसी तरीके से 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 0 मल्टीप्लाई -1 0 हो गया, -1 मल्टीप्लाई 1 होके यू विल गेट -1, 1 मल्टीप्लाई -2 you will get -2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 you will get 2। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, तो यू गेट द आंसर -3। तो x1 x3। अब आपको किसको मल्टीप्लाई करना है? x2 x3 को मल्टीप्लाई करना है। ये सम सच में बहुत बड़ा है। ओके, पर कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब x2 3 करना है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये वाला अपना x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई -1, -2 मल्टीप्लाई 2 -4, 0 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई -2, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई -2, -2, ये भी माइनस है इसीलिए ये प्लस हो गया। ठीक है, तो चलो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो -4 और +4 कैंसिल हो गया, 2 और -2 भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो x2 x3 हो गया। अब ये सब करने के बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज मेन थिंग। अब इस सम का फॉर्मूला क्या होगा, चल तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको R12 फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा x1 x2 डिवाइडेड बाय सिग्मा x1 का स्क्वायर, उसका रूट किया था राइट, वो ध्यान रखना है, इंटू सिग्मा x2 का स्क्वायर। चलो सिग्मा x1 x2 क्या था हमारा, टोटल 7, और सिग्मा x1 का स्क्वायर का टोटल था 16, एंड x2 का भी कितना था, सिग्मा x1 स्क्वायर का 16 था, एंड सिग्मा x स्क्वायर का था 14 एंड रूट। तो 16 इंटू 14, 224, और उसका रूट कर दिया तो 14.97। तो 7 डिवाइड बाई 14.97 से आपने डिवाइड कर दिया तो 0.468। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, R13 का फाइंड करेंगे। तो R13 के लिए भी सेम प्रोसेस, x1 x3 टोटल सिग्मा x1 का स्क्वायर सिग्मा x3 का स्क्वायर। तो x1 x3 आपका कितना था, -3। x1 का स्क्वायर था 16 और उसका था 18, तो 16 इंटू 18 288, और उसका रूट 16.97। 3 डिवाइड बाई 16.97 कर दिया तो 0.177, -0.177 आ गया।
फिर R23 सिग्मा x2 x3 सिग्मा x2 का स्क्वायर सिग्मा x3 का स्क्वायर। तो 0/14 × 18 तो 0/एनीथिंग क्या हो जाएगा 0। तो ये आपने क्या किया R12 फाइंड किया R13 फाइंड किया R23 फाइंड किया। ओके गॉट द पॉइंट्स क्लियर नाउ। अब इसको आप क्या करोगे हमें जो क्वेश्चन में बोला था उस क्वेश्चन के फॉर्मूला में अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे R12.3। तो R12.3 R12 माइनस R13 R23 √1 - R13 का स्क्वायर 1 - R23 का स्क्वायर। तो R12 की वैल्यू ऊपर से आपको लेनी पड़ेगी 0.468 माइनस 0.18 13 का सॉरी हाँ ये हम ले लेते हैं 18 ले लो या 177 लिखना है जो लिखना है आप लिख सकते हैं। और वैल्यू क्या थी माइनस में तो यहाँ माइनस लगा देते हैं 23 की 0। तो 1 - 0.18 का स्क्वायर 1 - 0 का स्क्वायर। तो 0.468 सॉरी ये रहा। तो 0.18 का स्क्वायर कर दो उसको -1 कर दो तो यू विल गेट 0.9676 √1। अब √1 बोले या ना बोले कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो 1 ही रहने वाला है। तो मैं अब इसका रूट निकाल दूं 9676 का तो मुझे मिलेगा 0.9837। 0.468 को डिवाइड कर दिया 0.9837 में तो यू विल गेट द आंसर। बताओ कितना है 0.468 डिवाइड बाई 0.9837। आई एम गेटिंग द आंसर 0.475। इसका मतलब है आई कैन से 0.47। यस ये सबसे बड़ा सम है मेथड बराबर है। बाकी आपको अब यहाँ पे क्या सीखने को मिला दो चीज देखो। व्हाट यू लर्न ओवर हियर इज यू लर्न द फॉर्मूला कि हम फॉर्मूला में अगर आपको इनकी वैल्यूज दे दी जाए तब आप फिर उसको सम सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक तो आपने यहाँ पे ये लर्न किया। दूसरा कि ये वैल्यूज हम डिराइव कैसे करते हैं ये आपको पता चला विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल के। इतनी बड़ी टेबल जाएगी तो आपको 2 पेज आमने सामने लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फाइन किया 12.3 तो वैसे ही आपको दे सकते हैं 21.3 का भी दे सकते हैं। बात तो एक ही होती है 12 बोलो या 21 बोलो। R13.2 भी दे सकते हैं R23.1 भी दे सकते हैं प्रोसेस वुड रिमेन सेम। तो आई होप आपको यहाँ पे पार्शियल समझ में आया होगा। राइट आया कि नहीं आया। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि नहीं आएगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है चल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर।